आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठे बैठे अब मुझे करीब आधा घंटा हो चुका था, मगर मेरी ट्रेन का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। अभी मैं बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो उसमें मेरे चाचा जी का कॉल आ रहा था। मैंने झट से कॉल रिसीव किया तो चाचा जी ने कहा, अरे संदीप, कहाँ पर है तू? जिस पर मैंने कहा, हाँ चाचा जी, मैं घर से निकल गया हूँ, अभी स्टेशन में हूँ। ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है। इस पर चाचा जी ने कहा, ट्रेन लेट चल रही है? तब तो तुझे आने में काफ़ी रात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, यहाँ के स्टेशन पर उतरकर अगर तुझे कोई रिक्शा ना मिले तो मुझे कॉल करना, मैं आकर तुझे ले जाऊँगा। इतना बोलकर चाचा जी ने कॉल कट कर दिया। दरअसल मैं चाचा जी के बेटे अमन भैया की शादी में गांव जा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा 2 दिन पहले ही चले गए हैं, मगर काम के चलते मैं उनके साथ नहीं जा सका। खैर करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी ट्रेन आ गई। मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन मुसाफिरों से खचाखच भरी पड़ी थी। मुझे काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था, तो मैंने किसी तरह से एक सीट का जुगाड़ कर लिया और बैठ गया। मेरे बैठने के 5 मिनट बाद यानी कि ठीक दोपहर के 1 बजे ट्रेन खुल गई। ट्रेन के खुलते ही मैंने थोड़ी चैन की सांस ली और अपने मन ही मन में कहा, अगर ट्रेन और लेट ना करे तो मैं रात के 10:30 बजे तक गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। रात के 10:30 बजे मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उतरते ही मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे वहां मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा। ट्रेन से भी मेरे अलावा इस स्टेशन पर और कोई नहीं उतरा था। खैर मैं चलकर स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर का माहौल और भी ज़्यादा सन्नाटे में डूबा हुआ था। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था कि मानो ये इलाका इस दुनिया में हो ही ना। मगर मेरी नज़र जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक मुझे मेरे अलावा इंसान तो दूर एक परिंदा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने 1-2 बार आगे पीछे देखा, मगर मुझे कोई भी सवारी दिखाई नहीं पड़ी। मैं इस तरह का माहौल देखकर ही समझ गया था कि मुझे कोई भी सवारी नहीं मिलने वाली है। लिहाजा मैंने अपने चाचा जी को कॉल करने के लिए अपनी जेब से फ़ोन निकाला। अभी मैं कॉल करने जा ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? इस आवाज़ को सुनकर मैं झट से पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मेरे पीछे मुड़ते ही उस आदमी ने दोबारा से कहा, कहाँ जाना है भाई साहब? चलिए, मैं आपको अपनी ऑटो में छोड़ दूंगा। उस आदमी के मुंह से इतना सुनते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिस पर मैंने उससे कहा, कहाँ है भाई आपका ऑटो? तो उस आदमी ने अपने हाथों का इशारा करते हुए मुझे ऑटो दिखाया। ऑटो को देखकर मैं थोड़ा चौंक गया कि भला अभी मैं उधर से ही चलकर आया था। तो तब तो वो ऑटो वहाँ पर नहीं था और ना ही ये आदमी था। तो अचानक ही वो ऑटो और ये आदमी कहाँ से आ गए? अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि तभी वापस से उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, चलना है कि नहीं? इसके बाद आपको कोई ऑटो नहीं मिलेगा। ये सुनकर मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, चला जाता हूँ, हो सकता है ऑटो वहीं पर होगा, मुझे दिखा नहीं। जिसके बाद मैं उसके ऑटो में बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने कहा, आपने बताया नहीं कहाँ जाना है? इस पर मैंने कहा, मुझे सीमपुर गांव के बड़े से पीपल के पेड़ के पास जाना है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने अच्छा ठीक है बोलकर ऑटो भगाना शुरू कर दिया। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते के किनारे घने जंगल
उस रास्ते को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं आ पा रही थी, बस आ रही थी तो जंगलों से रात कीड़ों की आवाज़ें, जो इस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थीं। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मैंने एक बात नोटिस की। ऑटो का चक्का खड्डे में पड़ने के बावजूद भी मैं उछल रहा हूँ, मगर ऑटो ड्राइवर नहीं। मैंने जब और कुछ देर अपनी निगाहें उस ऑटो ड्राइवर पर टिका कर रखी तो मैंने देखा कि वो आदमी एक पुतले के समान बैठकर ऑटो चला रहा है। यहाँ तक कि उसके आंखों की पुतलियाँ भी नहीं हिल रहीं। अभी मैं हैरानगी भरी नज़रों से उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने ऑटो रोक दिया। ऑटो रुकते ही मैंने जब बाहर देखा तो बाहर मुझे घने जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा, जिस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, क्या बात है भाई साहब, आपने ऑटो क्यों रोका? मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस से ऑटो भगाने लगा। उस आदमी की इन सब करतूतों को देखकर मुझे समझ आ गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। अभी मैं ऑटो में बैठा ही था कि तभी मेरे बगल से एक आवाज़ आई, अरे भाई साहब, कितना जगह लेकर बैठे हैं आप, थोड़ा सरकिए ना। इस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और अपने आसपास देखने लगा, मगर उस ऑटो में मेरे और ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज़ आई कहाँ से? अभी मैं ये सोचकर डर ही रहा था कि तभी दोबारा से वही आवाज़ आई, भाई साहब घसकिए, तब से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? इस बार मैं उस आवाज़ को सुनकर कांपने लगा और ऑटो ड्राइवर को ऑटो रोकने के लिए बोला, मगर ना जाने क्यों मेरी बात का उस ऑटो ड्राइवर पर कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो ऑटो ना रोककर भगाए जा रहा था। अब मैं इतना डर चुका था कि मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। मैं ड्राइवर को जोर जोर से चिल्लाकर ऑटो रोकने के लिए बोलने लगा, मगर उसके बाद जो हुआ वो देखने के बाद मैं क्या, शायद कोई भी डर जाता। ऑटो वाले ने अपना सर एकदम से पीछे घुमा लिया। मेरे डर की कोई सीमा ना रही और मैं सीट पर बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर मैं बेहोश रहा। आँख खुली तो मैं अपने चाचा के घर पर था। मैंने किसी तरह से सबको पूरी बात बताई। तब चाचा ने कहा, तू इतनी देर से घर नहीं आया, इसलिए मैं तुझे देखने जा रहा था, तभी तू मुझे रास्ते पर गिरा हुआ मिला और मैं तुझे घर लेकर आ गया। आगे चाचा ने बताया, दरअसल कुछ दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर एक पैसेंजर को लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। भाड़े को लेकर उन दोनों में कुछ अनबन हो गई। तभी पीछे बैठे उस पैसेंजर ने एक भारी चीज से उस ऑटो ड्राइवर के सर पर मारा। वो ऑटो ड्राइवर तो वहीं मर गया, मगर ऑटो बेकाबू होकर रास्ते के किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिससे उस पैसेंजर की भी मौत हो गई। तब से उन दोनों की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।